बड़ी खबर है लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से ही देश भर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। पिछले बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से शुरू मतदान की प्रक्रिया होगी। 4 जून को नतीजों के साथ ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 19 अप्रैल से शुरुआत, 4 जून को नतीजों के साथ ये प्रक्रिया खत्म होगी। तो आचार संहिता पूरे देश भर में अब लागू हो गई है। तो हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है और अपने विपक्षी की हार की बात कह रहा है। जुबानी जंग तेज होती जा रही है और ऐसा अनुमान है कि जैसे जैसे पोलिंग डेट्स करीब आएंगी, पोलिंग होगी, ये जंग और बढ़ती जाएगी। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए वोटिंग से लेकर नतीजे तक की पूरी प्रक्रिया में 47 दिन यानी करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। 7 चरणों के चुनाव में पहला फेज 19 अप्रैल को होगा, जिसमें सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव होगा। 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 89 सीट, 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीट, 13 मई को होने वाले चौथे फेज में 96 सीट, 20 मई को होने वाले 5वें फेज में 49 सीट, 25 मई को छठे चरण में 57 और 1 जून को 7वें और अंतिम फेज में भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई। आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि ओडिशा में 4 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जुबानी जंग बढ़ी हुई है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इतना लंबा चुनाव कराने पर भी अपनी आपत्ति जाहिर की है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस शेड्यूल को बिल्कुल ठीक शेड्यूल बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी अपना पॉकेट में ले लिया कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझ कर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव का। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए, चुनाव की जो प्रोसेस है, पर 7 फेज में है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसी तरीके से हो जहां पर समानता दी जाए। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। भारत में चुनाव का शंखनाद हुआ, जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक देखने को मिला। लंदन में कार रैली निकाली गई बीजेपी के समर्थन में, जिसमें 400 पार के नारे लगाए गए। ढोल नगाड़े के साथ लग्जरियस गाड़ियों का काफिला और सभी गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे। ये तस्वीर भारत के किसी इलाके की नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर लंदन की है। दरअसल भारत में शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके बाद पीएम मोदी के समर्थन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की तरफ से कार रैली निकालकर खुशी का इजहार किया गया। कार रैली नॉर्थहोल्ट में कच्छा लेवा पाटीदार समाज परिसर से शुरू हुई और वेम्बले में स्वामीनारायण बीएपीएस मंदिर में जाकर खत्म हुई। तो बीजेपी ने अपने लिए इन चुनाव में 370 प्लस का टारगेट सेट कर रखा है और एनडीए के लिए 400 प्लस का। और इन चुनाव में प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। आज आंध्र प्रदेश में रैली करेंगे प्रधानमंत्री शाम को और चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उनके साथ मंच साझा करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण।
तमिलनाडु तेलंगाना के बाद आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में शाम 5 बजे एनडीए की चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। 2024 के चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी सभा होगी, जिसमें लंबे वक्त बाद पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। రేపే ప్రధానమంత్రి గారి మీటింగ్ కూడా ఉంది। ప్రజాగళం మొదటి మీటింగ్। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला लिया है। तीनों ही दलों के बीच फाइनल फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 17 लोकसभा सीटें और 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आज इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अपनी जो ताकत है उसका प्रदर्शन करेगा। गठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता आज मुंबई में एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। खबर यह कि ममता बनर्जी समेत कुछ नेता इस रैली से दूर रह सकते हैं। शनिवार की शाम मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हो गया। आज शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन बड़ी रैली करेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन पहली बड़ी रैली करने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी समेत तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के अलावा प्रकाश अंबेडकर शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली में शामिल नहीं होंगी, जबकि डी राजा, सीताराम येचुरी के शामिल होने पर भी संदेह है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपनी 5वीं लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, इटावा से जितेंद्र दोहरे, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास अहिरवार को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जो हम पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी का लोकसभा सांसद यहाँ से जीत के जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच नगीना सीट पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। नगीना सीट से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं एक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा में एमपी ना बन जाए। चंद्रशेखर आजाद को हरवाने का काम इंडिया गठबंधन करने जा रही है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को हैदराबाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पेशी के बाद कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में के कविता को 23 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है और इसी बीच ईडी के रिमांड कॉपी में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को कोर्ट ने 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। यानी के कविता 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगी। रिमांड कॉपी के मुताबिक ईडी ने के कविता को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, जिन्होंने साउथ ग्रुप और आप नेताओं के साथ साजिश रची। किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए। के कविता के सीए बुच्ची बाबू के हवाले से ईडी ने रिमांड पेपर में बताया कि के कविता के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर केजरीवाल और सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था।
ईडी ने के कविता के सीए बुच्ची बाबू और राघव मंगूटा के बीच चैट भी कोर्ट के सामने रखा, जिसके सपोर्ट में सीए का वो बयान भी सामने रखा जिसमें उसने माना कि नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी। उस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 दिन पहले संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, गुहार लगाई थी। इसका असर भी अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। सीबीआई ने शेख शाहजहां के भाई और उसके साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने अब इस केस में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में आलमगीर शेख, माफुजर मौला और शिलाजुर मौला शामिल हैं। आरोप है कि ये तीनों आरोपी ईडी की टीम पर हुए हमले में शामिल थे। शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया था। सीबीआई की टीम ने करीब 9 घंटे तक इनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की गिरफ्त में आया माफुजर मौला टीएमसी यूथ विंग से जुड़ा है। शिलाजुर मौला शाहजहां का बेहद करीबी है। संदेश खाली में राशन घोटाले की जांच करने गई ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हमला हुआ था। उसी केस में शाहजहां शेख की भी गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम पर अटैक के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। अब उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर क्रमशः 80, 40 और 42 लोकसभा सीटें हैं, इनमें सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। और लोकसभा सीटों की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, वहां पर 5 चरणों में चुनाव होंगे। इन चारों ही राज्यों में शुरू के 5 चरणों में क्या होगा, कौन से उम्मीदवार होंगे, किनके बीच सीधा मुकाबला है, ये सारे समीकरण हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। आम चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। नारों का शोर और नेताओं में दावों वादों का पिटारा भी खुलने लगा है। इस बार भी चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस दौर में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी, तो महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी। अब यूपी की उन सीटों की बात करते हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। हालांकि इनमें से कई सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें शामिल हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यानी कुल 8 सीटें। सहारनपुर में अभी तक बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में से किसी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं कैराना से बीजेपी ने 2019 में सांसद बने प्रदीप कुमार को फिर टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर से 2019 में जीते संजीव कुमार बालियान पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। तो बिजनौर सीट बीजेपी से समझौते के तहत आरएलडी को मिली है, जिसने चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। नगीना सीट से बीजेपी ने ओम कुमार तो समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। मुरादाबाद सीट से अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। रामपुर सीट से बीजेपी ने उपचुनाव में जीते घनश्याम लोधी पर फिर से भरोसा जाहिर किया है। वैसे ही पीलीभीत सीट से अभी तक किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं, हमारे डेवलपमेंट के काम हैं जो लोगों को, जिसमें जनता उसने स्वीकार करके हमारे साथ आगे बढ़ रही। सारी की सारी सीटें जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे और मोदी जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। बिहार में पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें औरंगाबाद,
गया, नवादा और जमुई यानी कुल 4 सीट शामिल है। पिछले चुनाव में ये सभी सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। बिहार में अभी तक एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सब जितने हम लोग गठबंधन में सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। 4 लोग 5 लोग हैं ऐसे जो सीनियर लीडर बैठेंगे, बैठ भी रहे हैं। आज कल में क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब लोग साथ में रहेंगे, साथ में हैं भी। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कुल सीट 48 के लिए 5 चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज में 5 सीटों नागपुर सीट शामिल है, जहां से बीजेपी ने नितिन गडकरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चंद्रपुर से बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को उम्मीदवार बनाया है। रामटेक, भंडारा, गोदिया और गढ़चिरौली, चिमूर के लिए अभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। एनडीए की तरफ से फिलहाल सिर्फ बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी सीट बंटवारा ही फाइनल नहीं हो पाया है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और महागठबंधन की भी तैयारी है। महाराष्ट्र में एक अच्छे रिजल्ट आएंगे जो बीजेपी को यहाँ से परास्त होना तय है। लेकिन सवाल एक उठ रहा है सर कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बस होगा ना, ये आखिरी दिन तक तो चलते रहता है, उसमें क्या टेंशन है। सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ की कुल 42 सीटों के लिए सभी चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। कूच बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला तय है। वहाँ से बीजेपी ने निशित प्रामाणिक, तो टीएमसी ने जगदीश चंद्र बसूनिया और लेफ्ट ने नीतीश चंद्र रॉय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अलीपुरद्वार से बीजेपी ने मनोज तिग्गा, टीएमसी ने प्रकाश चिकबड़ाइक को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, जबकि जलपाईगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि टीएमसी ने निर्मल चंद्र रॉय और लेफ्ट ने देवराज बर्मन को टिकट दिया है। कांग्रेस बंगाल में अपने दम पर लड़ेंगे और पिछले साल हमारा जो नतीजा थे उससे बहुत आगे हम निकले। हम चाहते हैं कि पूरा पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सेंट्रल फोर्सेस की उपस्थिति, सीएपीएफ की उपस्थिति में पूरा इलेक्शन हो। देखिए, पूरी शांति बजाय व्यवस्था बना के रखना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो उनको चाहिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए जितने कड़े कदम लेना है उतने कड़े कदम लेना चाहिए। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में 44 दिन तक चुनावी समर जारी रहेगा, यानी वहां जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद है। नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लंबे चुनावी कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की 3 दलील है कि 3-4 चरणों में चुनाव हो सकते थे, तो 7 चरणों में कराने की क्या जरूरत। पार्टी ने चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आया, भाषण वादों का पिटारा लाया, तो आरोप प्रत्यारोप की भरमार भी। लेकिन चुनाव के लंबे चौड़े कार्यक्रम को लेकर भी बयानबाजी जारी है। कोई कह रहा है कि 3 चरण ही काफी थे, तो कोई कह रहा है कि छोटे राज्यों में 7-7 तो बड़े राज्यों में कम चरणों में मतदान क्यों कराए जा रहे हैं। कोई शुभ अशुभ की बात कह रहा है, तो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी की दलील है कि 3 या 4 चरण ही काफी होते हैं। Election code of conduct, material will not be supplied, budget will not be spent. According to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7 चरणों में चुनाव होने से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए फायदेमंद है, तो क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये सवाल इसलिए कि हर पार्टी की दलील है कि छोटी अवधि में चुनाव होने से प्रचार कम करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की दलील कुछ और ही है। मसलन सीटों के लिहाज से यूपी सबसे खास है। बीजेपी ने 2024 में सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक देंगे
जिससे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए टेंशन का सबब हो सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव तिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग का आभार प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसमें हमारे पास माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे जन जन अपने परिवार का सदस्य मानता है और एक तरफा चुनाव है। यहाँ भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून सपा बसपा कांग्रेस यूपी में शून्य शून्य शून्य। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लंबा चुनाव होने का सत्ता को फायदा मिलता है। लंबे चरण से चुनाव आयोग को तमाम चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि लंबा चुनाव होने का सियासी फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। हमारे पास वो वाले 4-5 ज्योतिषी नहीं है जो प्रधानमंत्री के पास है, महंगे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। उन्हें खुद हंसी आ रही होगी ये ट्वीट करते वक्त। मणिपुर याद आ रहा होगा, ये गुड गवर्नेंस है। कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाते, क्या गुड गवर्नेंस है? अभी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी अपना पॉकेट में ले लिया। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये हमारा डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी न कराए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल वहां चुनाव संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद वहां चुनाव करवाए जाएंगे, यानी चुनाव को लेकर मुद्दे अलग हो सकते हैं, दलीलें भी अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि 7 चरण में चुनाव होने से चुनाव प्रचार के लिए अच्छा खासा वक्त मिलेगा। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन पर आज कांग्रेस की बड़ी रैली होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के दिग्गज शामिल होंगे। वहीं पीएम आज आंध्र प्रदेश में एक रैली करेंगे। एनडीए में टीडीपी की वापसी के बाद गठबंधन की पहली साझा रैली होगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी शामिल होंगे। चुनाव के ऐलान के बाद सबसे बड़ी सियासी रैली होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन होने जा रहा है। एक विशाल रैली में यात्रा का समापन होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो 6 साल बाद एनडीए में टीडीपी की दोबारा वापसी के बाद आज आंध्र प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पल्नाडु जिले में एनडीए की पहली साझा रैली होगी, जिसमें टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन होगा। राहुल गांधी मुंबई में आज मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक पदयात्रा करेंगे। शाम को शिवाजी पार्क में रैली होगी। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस रैली में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी रैली में शामिल नहीं होंगी। सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के शामिल होने पर भी संदेह है। विपक्ष इस रैली के जरिए सरकार पर चौतरफा हमला बोलने की तैयारी में है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं और आज एक कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे हैं। मुंबई में राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा, जहां पर तमाम जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, इस बात की जानकारी है। और इसके लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और कांग्रेस के लिए ये जो रैली है नाक का सवाल भी है, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो यात्राएं राहुल गांधी कर रहे हैं उसका बड़ा असर चुनावों में देखने को मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दावे वादे हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त माहौल क्या है, ये मुंबई से तस्वीरें आप देख सकते हैं।